हे गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल कैफीन शॉट पर। और जैसा कि आपको पता ही है, यूजीसी नेट सीरीज चल रही है। चैप्टर 6 के हम पीवाईक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं जो अभी तक आपके आ रहे हैं। 2013 से 2023 तक मैंने सारे क्वेश्चन को यहाँ पर आपके सामने रख रखा है समेशन करके। तो अगर हम बात करें तो लगभग पिछले 10 साल के 20 क्वेश्चन पेपर में से जो जो क्वेश्चन आए हैं वो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। अराउंड 100 के अराउंड मैंने क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्ट करे हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में आ रखे हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहे हैं दैट मीन्स आपका कंसेप्ट क्लियर है, अगर नहीं आ पा रहे हैं दैट मीन्स आपको ये क्वेश्चन करने की दोबारा रिक्वायरमेंट है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है कैफीन शॉट और आज हम यहाँ पर यूजीसी की क्लास करने के लिए आए हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कैसे कैसे अलग क्वेश्चन आपके जो पीवाईक्यू है यानी कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। असल से रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं। वाई? क्योंकि इसके अंदर देखिए चांसेस ज्यादा होते हैं गलत होने के। वाई? क्योंकि देखिए असर्शन का ही रीजनिंग वो है या नहीं है। सेकेंड थिंग, आप जब भी रीजनिंग पढ़ते हो तो आपको 90% लगता है कि इसका ये रीजन हो सकता है। थर्ड थिंग, ये टाइम कंज्यूमिंग आपका काफी ज्यादा क्वेश्चन रहता है असर्शन रीजनिंग का। असर्शन रीजनिंग के अराउंड मैं आपको कहूंगा 15 to 20 क्वेश्चन आते हैं। अलग अलग आप कह सकते हैं टॉपिक पर आते हैं लेकिन आते जरूर है। अब बात करते हैं असर्शन की। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिसर्चर हैव शोन दैट द लैंग्वेज में प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कॉग्निशन। बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे रिसर्चर हैं जिन्होंने ये बताया है कि जिस तरीके से आप लैंग्वेज बोलते हैं उसी तरीके से आपका कॉग्निशन प्रोसेस चलता है। राइट? जैसे कि अगर आप देखोगे, अगर मैं जैसे कि आप छोटे एग्जांपल की बात करें तो नॉर्थ साइड में अगर आप दिल्ली की तरफ के हैं तो वहां बोलते हैं दाल और रोटी। फिर आई थिंक जब आप चले जाते हैं राजस्थान की तरफ तो चूरमा भाटी या फिर कुछ ऐसी समथिंग लाइक दैट ऐसी कहते हैं। मेरे को प्रॉपर नहीं पता है बट वहां पर कुछ और नाम कहते हैं। यूपी में जैसे कि अगर हम दिल्ली में बात करें तो उससे कहते हैं दाल चावल। यूपी में कई जगह दाल भात कहा जाता है और कुछ और जगह भी कहा जाता है। ठीक है, तो यानी कि जिस लैंग्वेज की तरफ से आप पढ़ रहे होते हैं, जो लैंग्वेज आप यूज कर रहे होते हैं, उस तरीके का आपका कॉग्निशन लेवल डेवलप हो जाता है। उसके बाद रीजनिंग में इन्होंने क्या लिख रखा है? रीजन में लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट द लैंग्वेज शेप्स और डिटरमाइन आवर थॉट एंड द वे वी थिंक। बिल्कुल ठीक है, यही आपका लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस था। किसके द्वारा दिया गया था? ये वुर्फ और स्पेयर के द्वारा दिया गया था। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। हु प्रपोज द लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस, या फिर लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस क्या था? ठीक है, तो ये वुर्फ और स्पेयर के द्वारा दिया गया हुआ था। और क्या होता है ये मैंने आपको सारा पढ़ा रखा है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या ये सही रीजन है? रीजन मतलब क्या रिसर्चर की यहाँ पर बात हो रही है? यानी कि बहुत सारे रिसर्चर ने यहाँ पर कहा है, लेकिन जब रीजनिंग में बात हो रही है तो यहाँ पर तो सिर्फ वुर्फ और स्पेयर की बात हो रही है। तो यहाँ तो सिर्फ एक साइंटिस्ट की बात हो रही है, लेकिन रिसर्चर में तो बहुत सारे साइंटिस्ट आ सकते हैं। तो क्या रिसर्चर का मतलब यहाँ पर वुर्फ और स्पेयर से है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर इन्होंने पर्टिकुलर एक साइंटिस्ट का नाम लिया है और रिसर्चर में आपके बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये कहा है कि आपका एक शेपिंग पे रहता है। जब आप शेपिंग रहती है तो उसके लिए आपका इन्वायरमेंटल बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट करता है कॉग्निशन शेपिंग के अंदर। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बिल्कुल ठीक है, दोनों ठीक है, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जो आपका आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ द मेटा कॉग्निशन? ये मैंने आपको बहुत बार पढ़ा रखा है। रेगुलेशन, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन आर द राइट आंसर। दैट इज बी, सी और डी। बी, सी, डी है आपका। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, इनकोडिंग किसके अंदर आता है? ये आपका परफॉर्मेंस एक्विजिशन के अंदर आता है। मैंने सारी आपको एक्सपेरिमेंट ट्राई आर्किक थ्योरी के अंदर से क्वेश्चन है, हमेशा आता है, हमेशा पूछा जाएगा, इस बार भी पूछा जाएगा। जो पेपर आने वाला है और जो आपका जून में पेपर है उसके अंदर भी। नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टर्नबर्ग थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द परफॉर्मेंस कंपोनेंट ऑफ द कॉग्निटिव प्रोफाइल? देखिए, स्टर्नबर्ग की ऊपर वाली थ्योरी के अंदर से भी यही है और स्टर्नबर्ग की थ्योरी के अंदर से भी यहाँ पर ये भी है। तो क्या कह रहा है कि परफॉर्मेंस कंपोनेंट जो होते हैं उसके अंदर आपके क्या क्या काम आते हैं, कौन कौन से कॉग्निटिव प्रोसेस इसके अंदर काम आते हैं। 5 ऑप्शन दे रखे हैं। आइए देखिए, सबसे पहली बात तो देखिए, अगर आप ऑप्शन में देखोगे यहाँ पर कहीं पर भी फिफ्थ ऑप्शन नहीं दे रखा है। फिफ्थ ऑप्शन क्यों नहीं दे रखा है? क्योंकि फिफ्थ ऑप्शन में देखिए क्या कह रहा है वो। अगर आप देखोगे फॉर्मुलेशन ऑफ द स्ट्रेटेजी
फॉर ए प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका एक हार्ड प्रोसेस होता है, हार्ड प्रोसेस कह लीजिए या आप इसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कह लीजिए। और जब भी कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है तो उसके अंदर क्या होता है बेटा, उसके अंदर आपका मेटा कॉग्निशन होता है। मेटा मतलब कॉग्निशन के ऊपर, सोचने के ऊपर आप एक और बार सोचते हैं, दैट इज मेटा कॉग्निशन। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका किसके अंदर आता है, हमेशा मेटा कॉग्निशन के अंदर आता है। इसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 में देखोगे, सॉल्विंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये भी आपका किसके अंदर आएगा, मेटा कॉग्निशन के अंदर आएगा। ये भी आपका मेटा कॉग्निशन के अंदर आएगा। ये हट गया, ये हट गया, क्योंकि हमारे से पूछ क्या रहा है, हमारे से क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कॉग्निशन प्रोसेस के बारे में पूछ रहा है। कॉग्निशन प्रोसेस में आपके आते हैं सिंपल टास्क हमेशा, और जो आपका मेटा कॉग्निशन होता है उसके अंदर आते हैं आपके कॉम्प्लेक्स टास्क। तो ये गलत होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 5 गलत हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट को, परसेप्चुअल प्रोसेसिंग, सिंपल कॉग्निटिव प्रोसेसिंग, सिंपल मेमोरी रिकॉर्डिंग, बिल्कुल ठीक है, 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आएगा। मेटाकॉग्निशन यानी कि जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती हैं, जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके लिए हम मेटाकॉग्निशन का यूज करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमारे से पूछा ही क्या गया हुआ, सिर्फ कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में, यानी कि सिंपल टास्क। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडल प्रपोज दैट देयर आर 3 मेजर फंक्शन यूनिट्स ऑफ द ब्रेन। ठीक है, ब्रेन की 3 यूनिट किसने दी थी, पास मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, किर्बी और दास के द्वारा दिया था। कब दिया गया है, 1994 में दिया गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं, अटेंशन, साइमल्टेनियसली सक्सेसफुल और प्लानिंग, बिल्कुल ठीक है, ये हमने कर रखा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, गार्डनर थ्योरी ऑफ द मल्टीपल इंटेलिजेंस रेफर्स टू एन इंडिविजुअल 8 सेपरेट एबिलिटीज की यहाँ पर बात करी गई है, राइट। ऑल्थो मैंने आपको 9 लिखवा रखी है, होती 10 थी, स्पिरिचुअल को रिजेक्ट कर दिया गया था, 9 होती हैं। लेकिन यहाँ पर यूजीसी नेट के थ्रू अगर उन्होंने 8 लिख रखी है तो कोई बात नहीं, 8 की हम बात करेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था इनका सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले क्या था आपका, एबिलिटीज के अंदर लॉजिकल मैथमेटिकल था, फिर वर्बल था, वर्बल के बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया था म्यूजिकल था। जैसे आपको ये याद आ जाएगा म्यूजिकल, ऑप्शन नंबर डी आपको साफ दिख जाएगा। जैसे आपको ऑप्शन नंबर डी साफ दिख जाएगा, आप देखोगे म्यूजिकल यहाँ के अलावा कहीं पर भी नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, सिर्फ आपको एलिमिनेशन आना चाहिए। अब कुछ बच्चे होंगे यहाँ पर भी सोचेंगे यहाँ पर क्या लिखें, यहाँ क्या लिखें। अरे जब आपका ये आंसर सही आ रहा है, एक आपने भरा, आप एक को यहाँ देखिए वेदर वो यहाँ पर है या नहीं, वो यहाँ पर है, बाकी के ऑप्शन में नहीं है, अपने आप रिजेक्ट हो गई, ये आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Given below are the some concepts indicate which of the correct sequence in term of the level of the increased abstraction। ये थोड़ा क्वेश्चन आप कह सकते हैं little bit on the harder side है। कौन कौन से आपको यहाँ पर abstraction दे रखे हैं, नेगेटिव कंसेप्ट, अल्टरनेटिव डिनाइल कंसेप्ट और डिसजंक्शन कंसेप्ट। अगर देखिए मैं आपको नेगेशिएशन कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, तो ये कौन सा कंसेप्ट रहता है, ये आपका रिवर्सिबिलिटी का रहता है कंसेप्ट। रिवर्सिबिलिटी मतलब यानी कि अगर ए बी को फॉलो कर रहा है तो बी भी ए को फॉलो करेगा, दैट इज योर नेगेशन कंसेप्ट। फिर आपका था अल्टरनेटिव डिलाइन। अल्टरनेटिव डिलाइन में क्या होता है आपका, आइदर और आइदर वॉक और प्ले। अगर मैं कह रहा हूं या तो आप चलो या फिर आप खेलो, तो अगर आप वॉक कर रहे हो यानी कि आपने अल्टीमेटली खेलने को रिजेक्ट कर दिया है, और अगर आप प्ले कर रहे हो यानी कि आपने वॉक को रिजेक्ट कर दिया है। जब मैं आइदर और की बात कर रहा हूं यानी कि इनमें से आप एक ऑप्शन को चूज कर रहे हो, तो दूसरा अपने आप क्या होता जा रहा है बेटा, दूसरा अपने आप रिजेक्ट हो रहा है, दैट इज अल्टरनेटिव डिनायल कंसेप्ट। डिसजंक्शन में क्या होता है, डिसजंक्शन में जैसे कि आपने कोई भी ऑप्शन दिया ए बी और सी, लेकिन इट मे पॉसिबल इनके अलावा अदर भी ऐसे ऑप्शन हैं जो इस कंसेप्ट के साथ रिलेट हो सकते हैं। जैसे कि सपोज करिए मैंने कहा हेयर कलर के बारे में, हेयर कलर के बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो आपने कहा हेयर कलर या तो आइदर व्हाइट होते हैं या ब्लैक होते हैं। अब बेसिकली तो हम जनरली कैटेगरी में ही लेके आते हैं, लेकिन क्या हेयर कलर ग्रे नहीं होते? और अगर किसी इंडिविजुअल ने पिंक कलर के करवा रखे हैं या कुछ और कलर के करवा रखे हैं, तो क्या वो इंडिविजुअल नहीं है? बिल्कुल वो भी इंडिविजुअल है, दैट इज डिसजंक्शन कंसेप्ट। तो सबसे डिसजंक्शन जो कंसेप्ट होते हैं ये आपके लेटर स्टेजेस में डेवलप होते हैं, लेटर स्टेजेस में। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर कई बार पेरेंट्स
एक मदर अपने आप पे मेकअप कर लेते हैं, या फिर समटाइम अगर मैं इंडियन की बात करूं, इंडियन क्योंकि मुल्तानी मिट्टी को ज्यादा यूज करते हैं, अगर पेरेंट्स ने मुल्तानी मिट्टी अपने चेहरे पे लगा ली है तो बच्चा पहचान नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डिसजंक्शन कंसेप्ट अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं। ठीक है, तो अगर मैं सीक्वेंस की यहाँ पर बात करूं, सबसे पहले आपका नेगोशिएशन कंसेप्ट डेवलप होता है, दूसरा आपका अल्टरनेटिव या तो ये या फिर ये, अगर मैं इस चीज को ले रहा हूं तो डेफिनेटली दूसरी चीज अपने आप रिजेक्ट हो जाएगी। थर्ड, कि इसके अलावा भी और भी चीज है जो कि इस क्राइटेरिया के अंदर आती हैं, लेकिन अभी हम उन चीजों को ग्रैप नहीं कर पा रहे हैं, ये सबसे लास्ट में डेवलप होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर राइट आंसर। गाइस, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे बने हुए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाइए। देखिए, आगे जाकर ये चैनल आपको बहुत हेल्प करने वाला है, चाहे जॉब के रिगार्डिंग हो, चाहे आपकी मास्टर्स के रिगार्डिंग हो, या फिर यूजीसी नेट के रिगार्डिंग हो, या फिर कोई भी आप स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ये चैनल बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर पाएगा। इसलिए नहीं क्योंकि ये मेरा चैनल है, जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू हेल्प ईच एंड एवरीबडी एल्स, कि आप कहीं से भी करें, कहीं से भी पढ़े, सही तरीके से पढ़े और अच्छा पढ़े। ओके, ए टेस्ट इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग ए पेयर ऑफ द वर्ड्स लाइक फादर डॉटर, यानी कि फादर डॉटर का एक इन्होंने पेयर बना रखा है, एंड द सब्जेक्ट इज रिक्वेस्टेड टू लिस्ट एज मेनी एज इन विच द पेयर इज रिलेटेड इन दिस मेजर विच ऑफ द एबिलिटीज आर गिवन बाय द गिलफर्ड। अगर देखिए यहाँ पर क्या रखा है, जैसे हमने एक पेयर बना रखा है फादर डॉटर के वर्ड का, तो उन्होंने क्या कहा है कि सब्जेक्ट से कहा है कि सब्जेक्ट आपको ऐसे जितने मर्जी यानी कि जितने आपको वर्ड्स इस तरीके के एसोसिएशन में आते हैं, उन सबको आपको लिस्ट करना है। जैसे कि ब्रेड बटर हो गया, राइट, डे नाइट हो गया। अब यहाँ पर उनके अंदर कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, जैसे फादर डॉटर में रिलेशन है, ब्रेड बटर में रिलेशन है, डे नाइट में आपका होता है, राइट। इसी तरीके से यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आपको एज मैनी एज वर्ड आपके लिखने हैं। तो अगर मैं कह रहा हूं एज मैनी एज वर्ड, यानी कि मैं आपकी क्या देखना चाहता हूं, क्रिएटिविटी देखना चाहता हूं कि आप कैसे वर्ड्स को रिलेशन में कनेक्ट कर सकते हैं। क्रिएटिविटी किससे था? डाइवर्जेंट प्रोडक्शन से। अगर आप देखोगे यहाँ पर डाइवर्जेंट प्रोडक्शन यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, यानी कि सी ऑप्शन तो मेरा प्रॉपर गलत हो गया, इसके अंदर कन्वर्जेंस की तो बात ही नहीं। अब सी ऑप्शन मेरा क्या हो गया? गलत हो गया है, ये आपका गलत हो गया। अब आपका बचा डी ए बी सी। अगर मैं बात करूं फादर और डॉटर में कुछ ना कुछ रिलेशन है, और वो रिलेशन का कुछ मीनिंग है। सेम उसी तरीके से अगर मैं ब्रेड बटर को लेता हूं बेटा, तो ब्रेड बटर में भी कुछ कुछ रिलेशन है। डे नाइट की मैं बात कर रहा हूं, इनके अंदर भी कुछ रिलेशन है, यानी कि किस रिलेशन किससे बना रहा हूं मैं रिलेशन बना रहा हूं उसके मीनिंग के थ्रू। मीनिंग यानी कि सिमेंटिक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहां पर ये डाइवर्जेंट नहीं है, इसको आप कन्वर्जेंट कर लीजिए, ठीक है ना। कन्वर्जेंट प्रोडक्शन ऑफ द सिमेंटिक, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन ऑफ सिंबॉलिक, डाइवर्जेंट प्रोडक्ट ऑफ सिंबॉलिक एंड डाइवर्जेंट प्रोडक्ट ऑफ द सिमेंटिक। यहाँ पर कन्वर्जेंट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डाइवर्जेंट प्रोडक्शन ऑफ द सिमेंटिक रिलेशन यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम स्पेस थ्योरी, ए प्रॉब्लम सॉल्वर जनरली ऑपरेट्स थ्रू थ्री स्टेज। कौन कौन सी थ्री स्टेज होती है आपकी? ये हमने मीन्स एनालिसिस में भी करा हुआ है। यहाँ पर आपका आएगा डैश द गोल स्टेट एंड डैश ऑल पॉसिबल स्टेज। देखिए कौन कौन सी होती है। पहले आपकी इनिशियल स्टेज होती है, फिर आपकी इन्होंने गोल स्टेट दे रखी है, गोल स्टेट से बीच में एक आपकी कौन सी आती है? इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट स्टेट, राइट। इन्होंने गोल स्टेज दे रखी है। यहाँ पर आपका क्या होगा? स्टेट में सबसे पहले इनिशियल स्टेज आएगा। इनिशियल स्टेज, आउटकम स्टेज तो गोल स्टेट के बराबर ही होती है, यानी कि ये ऑप्शन तो गलत हो गया, सी ऑप्शन गलत हो गया। डी ऑप्शन में देखिए इनिशियल स्टेज दे रखी है, ठीक है, और इंटरमीडिएट स्टेज और गोल स्टेट तीन स्टेज ही होती है, ये रही 1 2 3। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है? सीसी बायोलॉजिकल थ्योरी प्रपोज दैट देयर आर डैश। यहाँ पर ये प्रिंट नहीं हुआ था, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख दिया है क्वेश्चन, कि यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। सीसी बायो इकोलॉजिकल थ्योरी प्रपोजेड दैट देयर आर डैश रेदर देन ए सिंगल। अगर देखिए यहाँ पर कह रहा है रेदर देन ए सिंगल, इससे भी पता चल रहा है, यानी कि पहले ऑप्शन में क्या आएगा? मल्टीपल। अब मल्टीपल का सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन है, मल्टीपल कॉग्निटिव पोटेंशियल, राइट।
अंडरलाइंग डैश इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता है, सपोज करिए, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रेदर देन ए सिंगल। ये क्वेश्चन का पार्ट है, लिखना भूल गए इसलिए मैंने आपको लिख दिया है। यहाँ पर कह रहा है सीसी बायो इकोलॉजिकल थ्योरी प्रपोजिट दैट देयर आर डैश रेदर देन ए सिंगल अंडरलाइंग डैश इंटेलिजेंस। अब ये रेदर देन ए सिंगल कर रहा है, यानी कि रेदर देन, जिसको भी इंग्लिश थोड़ी अच्छी से आती है, वो क्या कहेगा कि रेदर देन ए सिंगल, यानी कि इसके अपोजिट होगा। सिंगल का अपोजिट मल्टीपल होता है, मल्टीपल आपका यही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब आप इसको लगा के देखिए, सिसी बायो इकोलॉजिकल थ्योरी प्रपोज दैट देयर आर मल्टीपल कॉग्निटिव पोटेंशियल रेदर देन ए सिंगल अंडरलाइन जनरल इंटेलिजेंस। यही तो सीसी बायोलॉजिकल थ्योरी होती है। बिल्कुल ठीक है। तो वही मैं कहता हूं, देखिए आपको कॉमन सेंस की भी रिक्वायरमेंट है। कई बार ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन नहीं पता है, तो आपको उसके आसपास के फैक्टर्स देख के आप आंसर को पॉइंट आउट कर सकते हैं। असर्शन की बात करते हैं, पीपल ओवरलुक फ्लॉज इफ द ओवरऑल इश्यूज इज परसीव एज द इम्पोर्टेंट। देखिए कभी भी आप देखोगे कि जब भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ काम होगा, या आपका टीचर या कोई भी बहुत ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट काम होता है, कहीं आप वर्किंग कर रहे हैं या फिर आप किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, तो जब भी सामने वाला कुछ प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करेगा, एज एन ह्यूमन बीइंग आप उसके अंदर कहीं ना कहीं कि ये ऐसे भी हो सकता था, आपसे पूछा नहीं गया लेकिन फिर भी आप बताते हो, उसके अंदर आप फ्लॉज निकालने की कोशिश करते हैं। क्यों फ्लॉज निकालने की कोशिश करते हैं? रीजनिंग में इन्होंने दे रखा है प्यूपिल हैव सम बायसेस, यानी कि प्यूपिल में हर एक इंडिविजुअल के अंदर कुछ बायसेस होते हैं। बिल्कुल ठीक है, कुछ ना कुछ बायसेस होते हैं। और पीपल ओवरलुक फ्लॉज, वो ये नहीं देखते कि उसने इंडिविजुअल ने अच्छा काम कितना करा है, वो उसके किस पे पॉइंट आउट करते हैं, वो उसके फ्लॉज पर ज्यादा पॉइंट आउट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और ये इसका क्या है, वाई का रीजन है, क्योंकि पीपल जो लोग होते हैं, पीपल हैव सम बायसेस, दैट मीन्स ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। लोगों के कुछ क्या रहते हैं, बायसेस रहते हैं अपने अंदर ही अंदर। और ऐसा नहीं है कि आपका वो दुश्मन है, हाँ, लेकिन एज एन ह्यूमन टेंडेंसी, जब भी कोई इंपॉर्टेंट काम होगा तो आप उसके जो फ्लॉज हैं उसको निकालने की, उसके अंदर कमियां निकालने की कोशिश ज्यादा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। द फिनोमिना ऑफ क्लिंगिंग टू द वन इनिशियल कंसेप्ट आफ्टर द बेसिस ऑन विच दे वर फॉर्म्ड एंड हैड बीन डिस्क्रेडिटेड रेफर्स टू। देखिए जैसे कि कई एक इंडिविजुअल है, मैंने आपको ये पढ़ा भी रखा है, अगर वो सिगरेट पी रहा है, आप उसके पास जाके कहते हैं कि भाई सिगरेट पीना तो हानिकारक है, वो कहता है मैं नहीं मानता, आप उसको दिखाते हैं, देख पैकेट पे लिख रहा है, कह वो कहता है क्या कि यार मेरे दादा 1000 साल पीता था, अभी तक जिंदा है। नाउ यू कैन नॉट से कि भाई एनीथिंग, आपने साइंटिफिक फैक्ट दिखा दिया, आपने उसको कितना भी आप समझा लीजिए, लेकिन जो उसके इनिशियल बिलीफ है, अगर वो बंदा उसी पर ही अड़ा हुआ है, रिजिड है, ऐसी चीजों को क्या कहते हैं, बिलीफ परसिवरेंस। परसिवरेंस का मतलब क्या था, रिजिडिटी, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। क्रिएटिविटी के अपोजिट हमने देखा था, राइट। तो बिलीफ परसिवरेंस का मतलब होता है कि जिस बिलीफ को आप मानते हो, आप उसी बिलीफ को मानने जा रहे हो, चाहे वो गलत है। 90% इन नेगेटिव चीजों के लिए आता है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं, क्रिएटिविटी इज कंसिडर्ड टू बी ग्राउंडेड इन द राइट हेमिस्फीयर। क्रिएटिविटी कंसिडर्ड करी जाती है इन ए राइट हेमिस्फीयर में, क्यों? राइट हेमिस्फीयर स्पेशलाइज इन विजुअल स्पैटियल एंड क्रिएटिव प्रोसेस, ठीक है। राइट हेमिस्फीयर स्पेशलाइज इन ग्लोबल पैरेलल एंड होलिस्टिक प्रोसेस, ठीक है। क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्स डाइवर्जेंट थिंकिंग दैट इज फंक्शन ऑन ऑफ राइट हेमिस्फीयर। और सी ऑप्शन में दे रहा है लेफ्ट हेमिस्फीयर इज इन्वॉल्व इन द जनरेशन ऑफ नोवल आइडियाज। अगर आप, मैं वही बताया, देखिए क्वेश्चन में मान लो मेरे को नहीं पता है किसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट हेमिस्फीयर के बारे में, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन आपका देखोगे कहां चला गया, ये ऑप्शन डी ऑप्शन, सबके अंदर राइट हेमिस्फीयर की बात हो रही है। सिर्फ सी ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर लेफ्ट हेमिस्फीयर की बात हो रही है, और हमें यहाँ पर 3 ही ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि सी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि सी ऑप्शन में लेफ्ट हेमिस्फीयर की बात हो रही है। क्या कोई ऑप्शन ए बी डी है? ए बी डी, पहला ही ऑप्शन आपको ए बी डी दे रखा है, यानी कि यही सही है। इसलिए मैं कहता हूँ गाइस, कॉमन सेंस भी होना बहुत कंपलसरी है। अब कुछ इंडिविजुअल होते हैं, इसके अंदर भी आप लगाने लग जाएंगे कि भाई लेफ्ट हेमिस्फीयर नहीं है, यानी कि राइट हेमिस्फीयर की बात कर रहा है, हाँ या तो ना, अगर हाँ है तो यानी कि ना नहीं है। लेकिन जब वो बात ही हाँ की कर रहा है तो ना पे जाना ही क्यों? राइट हेमिस्फीयर की बात कर रहा है तो लेफ्ट हेमिस्फीयर का ऑप्शन हो ही नहीं सकता, एलिमिनेट कर दो।
समझ रहे हैं? आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और बस बेल आइकन को दबाएं अगर आपको अच्छा लग रहा है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। यहाँ पर लिस्ट 2 में आपके स्कॉलर्स के कंसेप्ट दे रखे हैं कि किस स्कॉलर्स ने कौन कौन से कंसेप्ट दिए थे। ये स्कॉलर यहाँ आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर ये आना चाहिए। यहाँ पर स्कॉलर्स हैं आपके और यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये यहाँ पर ये नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं, कैटल की बात हो रही है, जेनसन की बात हो रही है। जेनसन ने आपकी लेवल 1 लेवल 2 कहीं दे रखी है, नहीं दे रखी, ठीक है। स्टनबर्ग की बात हो रखी है और स्पेयरमैन की बात दे रखी है, बिल्कुल ठीक है। स्पेयरमैन ने दो ही चीजें दी हैं, एक आपका जी फैक्टर और एस फैक्टर, और दूसरी इन्होंने कोरिलेशन की बात करी है। कोरिलेशन में इन्होंने टेट्राड की बात करी है, टेट्राड इक्वेशन। टेट्राड इक्वेशन में यानी कि इन्होंने किसकी बात करी है, पॉजिटिव मैनीफोल्ड की बात करी है। उसके अंदर हमने क्या होता है कि किन्हीं चीजों के अंदर दो पॉजिटिव कोरिलेशन है, दैट मीन दे आर कोरिलेटिव इधर। डी का ऑप्शन यानी कि अब हमारे पास आ गया 4। इस तरीके से आपको कोरिलेट करना है। अब मैं देखूंगा डी का ऑप्शन 4 यहाँ है और यहाँ है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 पूरा गलत है, थर्ड पे मैं जाऊंगा नहीं। अगर मैं ए बी सी में से कोई भी ऑप्शन मैं देख लूं तो मेरा ठीक हो जाएगा। ए बी सी में कोई भी ऑप्शन में देख लो तो ठीक हो जाएगा। चलिए ए की बात कर लेते हैं। ए यहाँ पर क्या कह रहा है, कैटल। कैटल ने दो चीजें दी हैं, 16 पीएफ की बात करी है, और अगर आप देखोगे आपकी कॉन्फ्लुएंट थ्योरी जिसके अंदर, या फिर इन्वेस्टमेंट थ्योरी जिसमें हमने अभी आप भी पढ़ा था, बाइंग लो सेलिंग हाई, किसने दी है, कैटल ने दी है। और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की बात है, यानी कि ए का सेकंड आंसर, ए का सेकंड आंसर कहाँ आ रहा है, ए का सेकंड आंसर आ रहा है फोर्थ के अंदर। ए का सेकंड आंसर है यहाँ आपका ये बेटा थर्ड है। ये कई बार टाइपिंग करते वक्त इन लोगों ने देखा नहीं है, ये आपका थर्ड है, ए का थर्ड। जेनसन ने बात किसकी करी है, असोर्टिव मीटिंग की। स्टनबर्ग ने यानी कि बात किसकी करी है, विस्डम के बारे में बात करी हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कोई भी एक ऑप्शन जो आपको लगता है आप उसको मैच करिए, फिर उससे एलिमिनेट कर दीजिए। आप देखेंगे एक नहीं तो दो, कई कई बार तो तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं और वही आपके पास बचता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेंडेंसी टू बिलीव दैट इट टास्क विल टेक लेस टाइम देन इट्स रियली विल इज नोन एज द प्लानिंग फैलेसी। अगर हम मान लेते हैं कि टास्क तो 2 दिन में हो जाएगा, जबकि उसे लगने 4 दिन में, यानी कि हम ढंग से प्लान नहीं कर पाए, प्लानिंग फैलेसी। बहुत इजी क्वेश्चन है। इन जेनसन डिस्टिंक्शन बिटवीन लेवल 1 एंड लेवल 2 एबिलिटी, which one of the following is not characteristic of the level 1 ability। जब जेनसन ने दो लेवल की बात करी है, लेवल 1 एबिलिटी और लेवल 2 एबिलिटी, कौन सी इसके अंदर करेक्टरिस्टिक नहीं है लेवल 1 एबिलिटी के बारे में। इट इन्वॉल्व न्यूरल रजिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन स्टिमुलस इनपुट, बिल्कुल ठीक है। इट इन्वॉल्व्स रिलेटिविटी लिटिल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इनपुट, बिल्कुल ठीक है। इट इज अब्स्ट्रैक्ट एंड इज मेजर बाय द टेस्ट विच इज कल्चर रिड्यूस, बिल्कुल ये गलत है आपका, यानी कि ऑप्शन आपका नॉट के बारे में पूछ रहा है बेटा, फॉलोइंग इज नॉट, बिल्कुल ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है। यहाँ पर जेनसन ने इसकी बात एब्स्ट्रैक्ट आइडिया की, यहाँ पर कभी भी जेनसन ने यहाँ पर बात नहीं करी है, या फिर ये बताया है कि कल्चर के थ्रू आपकी कितना इंटेलिजेंस रिड्यूस हो सकती है, ये उन्होंने नहीं बताया है, ठीक है। उन्होंने एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करी हुई है, इस चीज को आपको याद रखना है। इट इज ए रिलेटिविटी होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफरेंट रेशियल ग्रुप, बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द स्पेयरमैन थ्योरी। स्पेयरमैन थ्योरी सबने कर रखी है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पर ये, द कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट मेजर ऑफ द इंटेलिजेंस विल बी पॉजिटिव। अभी मैंने आपको बताया टेट्राड इक्वेशन वाला बिल्कुल पॉजिटिव होता है। द कोरिलेशन बिटवीन द टू मेजर ऑफ द इंटेलिजेंस विल बी इक्वल टू R1 G मल्टीप्लाई बाय R2 G, बिल्कुल ठीक, यानी कि ये R1 मल्टीप्लाई बाय R2, यहाँ पर R1 और R2 क्या है, दो डिफरेंट आपकी क्या है, एबिलिटीज है, और G क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉमन फैक्टर, या फिर आप कह सकते हैं जनरल फैक्टर। द कोरिलेशन बिटवीन द टू मेजर ऑफ द इंटेलिजेंस विल बी इक्वल टू R1, यहाँ ये प्लस आना चाहिए, यही गलत है, यहाँ पर कभी भी हम प्लस नहीं करते हैं। हमेशा आपने देखा होगा टेट्राड इक्वेशन में भी मैं R1 R23 माइनस R14 R23 इज इक्वल टू 0, ये हमेशा आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। अगर आप देखोगे यानी कि 1 का इफेक्ट 2 पर, R21 2 का इफेक्ट 1 पर,
दे आर ऑलवेज इन मल्टीप्लाई, कभी भी यहाँ प्लस नहीं आता। ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर क्या लगा रखा है, प्लस लगा रखा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, गलत आंसर है। नॉट पूछ रहा है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, असर्शन की बात कर रहे हैं। इन ए क्रॉस सिक्वेंशियल रिसर्च स्टडी, क्रॉस सिक्वेंशियल स्टडी आई होप आपको पता हो, जो कि एक लॉन्ग प्रोसेस के लिए चलती रहती है। डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ द इंटेलिजेंस में इन ए क्रॉस सेक्शनल रिसर्च टू स्टडी डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ इंटेलिजेंस एज एंड कोहॉर्ट आर कन्फाउंडेड, कन्फाउंडेड वेरिएबल रखते हैं, बिल्कुल ठीक है, एक लंबे टाइम के लिए, क्योंकि आप देखिए सपोज करिए आप 10 साल के बच्चे के इंटेलिजेंस को 20 साल या फिर 30 साल वाले से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। रीजनिंग में क्या दिया रखा है, अकॉर्डिंग टू द फ्लिन इफेक्ट ईच सक्सेसिव जनरेशन ऑफ पीपल इज मोर इंटेलिजेंट दैट द प्रीसीडिंग वन, बिल्कुल ठीक, इसी को हम फ्लिन इफेक्ट करते हैं कि आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट आपके बच्चे होंगे और उनसे ज्यादा उनके बच्चे होंगे, जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती चली जाती है वो एज कंपेयर टू देयर पेरेंट्स क्या होती रहती है, इंटेलिजेंट चलती रहती है। तो असर्शन भी ठीक है, रीजनिंग भी ठीक है। अगर आप देखेंगे जो हमने ये बात करी है, एज कोहेरेंट आर द कंफाउंडेड वेरिएबल, क्यों कंफाउंडेड है, बिकॉज ऑफ द फिल इन इफेक्ट। यहाँ पर ये इसके y का आंसर नीचे दे ही रहा है, यानी कि बोथ a एंड r एंड ट्रू एंड r इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द, बिल्कुल ठीक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने कर भी रखा है। देखिए क्या क्या बात करेंगे इसके अंदर, लिटिल सी, बिग सी, प्रो सी और मिनी सी। अगर आप देखोगे लिटिल सी क्या होता है, लिटिल सी होता है आपकी एवरीडे क्रिएटिविटी के अंदर। बिग सी क्या होता है, जब बिल्कुल आप एमिनेंट बन जाते हैं, राइट, क्रिएटिविटी इन एमिनेंट, बिल्कुल ये तो साफ साफ दे रखा है। प्रो सी यानी कि आप एक प्रोफेशनल बन गए हैं, और पर्सनल क्रिएटिविटी आपकी मिनी सी होती है। अगर मैं इसको सीक्वेंस में लिखूं तो सबसे पहले आपकी कौन सी आती है, मिनी सी आती है, उसके बाद आपकी लिटिल सी आती है, तीसरे नंबर पे प्रो सी आती है और चौथे नंबर पर आपकी बिग सी आती है। ये आप सीक्वेंस में भी याद रखिए क्योंकि आपसे कई बार पूछा जाता है, मिनी सी, लिटिल सी, प्रो सी और फिर आपका बिग सी। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पहले बिग सी था या फिर पहले प्रो सी था, पहले प्रो सी है उसके बाद बिग सी है, इस चीज का आपको याद रखना है। और कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, उसके बाद हमारा ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और आई होप आपको ये चीजें पसंद आ रही हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द चॉम्स्की थ्योरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द चॉम्स्की थ्योरी। चॉम्स्की थ्योरी देखिए, नोम चॉम्स्की ने सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा लैड की बात करी थी, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसके लिए ये सबसे ज्यादा फेमस हुए थे। डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज इज बिटवीन देयर 3 and 5 ईयर, बिल्कुल गलत है, ऐसा उन्होंने कहा ही नहीं था कि जो डेवलपमेंट है सिर्फ और सिर्फ 3 से 5 साल के बीच में होगी, गलत है। लैंग्वेज डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द रीइंफोर्समेंट, नहीं, रीइंफोर्समेंट की भी उन्होंने बात नहीं करी। चिल्ड्रन अक्वायर मिस्टेक इन लैंग्वेज बाय ऑब्जर्विंग देयर पेरेंट्स, जो मिस्टेक बच्चा कर रहा है लैंग्वेज बोलने में वो अपने माँ बाप की वजह से कर रहा है, नहीं। चिल्ड्रन हैव इनेट मेंटल ग्रामर, बिल्कुल ठीक, यही तो उन्होंने एलईडी की बात करी है। उन्होंने कहा था जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास एक माइंड के अंदर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसे उन्होंने नाम दिया एलईडी, जो उनका एक ड्रॉबैक भी कहलाया, क्योंकि साइंटिस्ट को ऐसा कोई डिवाइस नहीं मिला। उनका कहना था इस एलईडी के थ्रू बच्चा जब बॉर्न होता है तो उसके पास मेंटल ग्रामर इननेट होती है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द होल चैप्टर ऑफ द चैप्टर 6। आप सभी अगर अभी तक हमारे चैनल पे बने रहे हैं तो आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। सीखने को मिला है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बिना बिल्कुल ना जाए। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्बल बिहेवियर दैट इज रीइंफोर्स्ड व्हेन समवन एल्स वर्बल रिस्पांस इज रिपीटेड वर्बैटिम इज कट। देखिए पेरेंट्स कुछ बोलते हैं बच्चों को जब वो सिखाते हैं कि बेटा देखो ये चीज है, या फिर बोलो बैट, या फिर कैट, या फिर डैड, या फिर मम्मी, जैसी बच्चा बोलता है पेरेंट्स खुश हो जाते हैं। इस बिहेवियर को आप क्या कहते हो, इकोइक बिहेवियर। जब बच्चा रिपीट करता है किसी भी चीज के, किसी भी बिहेवियर को, चाहे वो वर्ड्स हो, वर्बल रिस्पॉन्स हो, उसे आप इकोइक बिहेवियर कहते हैं। सो दैट इज ऑल फ्रॉम द माई साइड। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हमें अप्रोच कर सकते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर किसी भी थ्रू, ईमेल के थ्रू भी। सारे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं और अवेलेबल रहेंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ और इसके अंदर ठीक हो सकता है तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आपके फीडबैक्स के लिए हम डेफिनेटली ऑलवेज ईगर रहते हैं कि आप कुछ फीडबैक दे सके ताकि हम लोग और इसको बेहतर से बेहतर बनाएं, आपके लिए भी और हमारे लिए भी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर को नए तरीके से स्टार्ट करेंगे नई पीडीएफ के साथ।
तो अगर आपको वही अच्छा लगा है शेयर करें, कुछ आप रेक्टिफाई करवाना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, keep smiling, keep gathering lots of memory. This is Caffeine Short signing off. Have a great day. Take care, all of you.